आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि एक्चुअली डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट ने जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं वो वेव्स के तौर पे बिहेव करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, या उसका एक्सपेरिमेंटली ये एविडेंस मिला इससे हमें। इससे पहले के लेक्चर में हम उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, सारा कुछ के डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन किया गया। अब उससे अगले लेक्चर में हम ये कर रहे थे कि हम असल में जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो आपके पास यहाँ से जो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है वो असल में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो कि टंगस्टन फिलामेंट से रिलीज हुए होंगे उनको एक्सेलरेट करवाएगा, और कॉलीमीटर से पास होकर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वो एक्चुअली फोकस हो जाएंगे, एक खास डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे, फिर जाके वो निकल के क्रिस्टल के एटम को स्ट्राइक करेंगे और वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स बीम क्या करेगी, वो स्कैटर करेगी, और यहाँ पर डिटेक्टर पर आकर हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम देख सकते हैं। तो डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि जो वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर वो ई वी के बराबर होता है, जबकि वी जो कैपिटल वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज है जो आप सप्लाई कर रहे हैं बैटरी की मदद से, और वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो रहा है तब्दील करने में। और करते कराते हम इन द एंड इस चीज पर पहुंचे कि तो जो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आया था वो स्क्वायर रूट टाइम्स 2 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज था। तो अब चूंकि हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था जो कि एक्चुअली लैम्डा जो कि वेवलेंथ थी, जो कि एक वेव की प्रॉपर्टी है जो कि रिलेट करते था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस वेव प्रॉपर्टी को पार्टिकल प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जबकि जो पी है एक्चुअली वो हमारे पास मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, और यहाँ पर वो जो मोमेंटम है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा। तो जो वेवलेंथ हमें हासिल होगी वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी, तो इस वजह से लैम्डा ई लिख रहा हूँ, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं चलें, जबकि जो पीई था ये असल में हमारे पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो एच है जो कि असल में प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो एक फिक्स नंबर है, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकंड है। तो यहाँ पे जूल भी लिख देता हूँ, जूल के लिए कैपिटल जे और सेकंड के लिए स्मॉल एस। अब हम ये जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी ये वैल्यू दी की है, चलें इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं यहाँ पर, और इस इक्वेशन 5 की वैल्यू अब हम इस जो एक नई इक्वेशन है चलें इसको भी नाम दे देते हैं इक्वेशन 6 का। तो इस इक्वेशन 6 के अंदर हम एक्चुअली इक्वेशन 5 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो हमें मिल जाएगी। तो आपके पास जो लैम्डा ई है यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास आ जाएगी एच आवर स्क्वायर रूट टाइम्स 2 आपके पास आ जाएगा, जो कि 2 आपके पास ई और साथ ई जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फिर उसके बाद एम ई जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो वी है वो अप्लाइड वोल्टेज है जो आपने बैटरी की मदद से दिया होगा, और वो वोल्टेज वेरिएबल है। चलें इस बात को यहाँ पे वाज़ह भी कर देते हैं कि जो कैपिटल वी है ये एक्चुअली हमारे पास वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज है, जबकि जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो एक्चुअली हमारे पास मास इन मोशन को हम कहते हैं। अब यहाँ से बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट टाइम्स वोल्टेज से क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है, यानी कि आपके पास जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन यानी कि लैम्डा ई है वो असल में हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 ओवर स्क्वायर रूट टाइम्स आपके पास जो आपने वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज है जो कि आपके कंट्रोल में जिसकी वैल्यू है उसके। तो यहाँ से बज़ाहिर ही नज़र आ रहा है क्योंकि स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट टाइम्स वोल्टेज के इन प्रोपोर्शनल है ना ये आपके पास वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कहूँ, या वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, तो एक ही बात है। अब यहाँ पर आपके पास इसका मतलब ये है कि जब जब आपके पास वोल्टेज वेरिएबल जो वेरिएबल वोल्टेज है v वो इंक्रीज करेगा, जिसको मैं अप एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस बात को मैं लिख देता हूँ कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज स्क्वायर रूट टाइम्स, यानी कि जो वेवलेंथ होगी एक इलेक्ट्रॉन की वो फिर स्क्वायर रूट टाइम्स क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। जबकि अगर वोल्टेज हमारे पास डिक्रीज करेगा, v डिक्रीज करेगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज स्क्वायर रूट टाइम्स। यहाँ पे जो टाइम्स का मतलब ये सब वक्त वाला समझिएगा नहीं, ये इसका मतलब है इतने गुना, तो स्क्वायर रूट गुना जो है वो असल में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी अगर वोल्टेज क्या करेगा, जो कि डिक्रीज करे। तो डाउन एरो डिक्रीज के लिए बता रहा है, जबकि अप एरो इंक्रीज के लिए, जो कि चले मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है। अब ये जो सारी कैलकुलेशन है ये तो असल में हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए की ना। अब अगर हमें मिसाल के तौर पर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ना हो
तो ये जो वेवलेंथ का इंक्रीज और डिक्रीज है, इसको फिजिकली या क्वालिटेटिवली आप यूं समझ सकते हैं कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो असल में एक वेव की प्रॉपर्टी है। और वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव के अंदर दो मुसलसल क्रस्ट का फासला। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक ये वेव है और एक ये वेव है, ये दोनों वेव्स स्प्रेड हैं स्पेस में, और ये वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है वो असल में लार्जर है। तो जब लार्जर फासला होगा दो क्रस्ट के बीच का मुसलसल, तो वेवलेंथ क्या होगी? वो लॉन्गर होगी। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है वो कम है, तो ये स्मॉलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पर या यहाँ थोड़ा नीचे करके मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि आपके पास इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो एक्चुअली क्या है? वो लार्जर है, जबकि आपके पास इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो असल में क्या है? वो स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि इन दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला ज्यादा है, जबकि इन दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला कम है। अभी तक हमने जो सारी कैलकुलेशन की वो जनरलाइज करके की, और मैं स्पेसिफिक कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आपके पास चार्ज आ रहा था वो एक इलेक्ट्रॉन का आ रहा था, जो मैस आ रहा था वो भी एक इलेक्ट्रॉन का आ रहा था। अब अगर ये हो कि आपके पास यही एक्सप्रेशन, अब ये जनरलाइज करना है हमने कि किसी भी पार्टिकल के लिए हो, तो वोल्टेज को तो हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये होगा कि जो मैस है अब वो एक्चुअली उस पार्टिकल का आ जाएगा। तो यहाँ पर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या आ जाएगा? मैस ऑफ दैट पार्टिकल। जबकि ई जो है यहाँ पर चार्ज है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो अब यहाँ पर वो जनरलाइज हो जाएगा और वो चार्ज एक्चुअली आ जाएगा उस पार्टिकल का जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ज को उस पार्टिकल के क्यू से। जबकि जो वेवलेंथ होगी उस पार्टिकल की, उसको अब हम लैम्डा ई की बजाय सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। तो ये एक आपके पास जनरल एक्सप्रेशन वेवलेंथ का आ गया जब आपने कुछ वोल्टेज वी अप्लाई किया हो, पार्टिकल का जो चार्ज है वो क्यू हो और उसका मैस एम हो। तो यहाँ पे मैंने लिखते हैं जनरलाइज एक्सप्रेशन है फॉर वेवलेंथ। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की एक खास बात है, ये एक्सप्रेशन वेल एंड ट्रूली होल्ड करता है उन पार्टिकल्स के लिए जिनका कुछ चार्ज हो, जैसे कि जिनका मतलब क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, ये उनके लिए होल्ड करता है। जैसे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो न्यूट्रल पार्टिकल का जो चार्ज है वो तो जीरो होता है, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑल्दो न्यूट्रॉन्स असल में पार्टिकल जरूर हैं और वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, लेकिन उनका जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो असल में हमारे पास इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, ये स्पेसिफिकली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। न्यूट्रॉन्स भी डायफ्रैक्शन दिखाते हैं, लेकिन वो निकल के जो क्रिस्टल एटम है वो उससे डायफ्रैक्ट नहीं होते। तो यहां से बात समझ आई कि ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है वेल एंड ट्रूली फॉर दोज पार्टिकल्स जिनका जो चार्ज है वो जीरो ना हो। अब यहां पर आप देखें तो जो वेवलेंथ है वो असल में स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ मैस से वेरी करिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ मैस से वेरी करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में आपके पास जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जिनका मैस ज्यादा होगा, एक्चुअली उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? वो स्मॉलर होगी। इसी तरह जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे फॉर फिक्स्ड चार्ज एंड वोल्टेज वैल्यू, चाहे वो हैवी पार्टिकल हो या लाइटर पार्टिकल हो, तो लाइटर पार्टिकल के लिए होगा कि जो वेवलेंथ है वो असल में लार्ज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टाइम्स मैस के। तो यहाँ पे मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 ओवर स्क्वायर रूट टाइम्स मैस के। इस वजह से आपके पास जिन पार्टिकल्स का मैस ज्यादा होगा उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी। खैर, ये अभी तक तो हमने एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ली है इस इक्वेशन की ना। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ये देखा गया कि आपके पास इस निकल के क्रिस्टल एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्ट हुए, तो जिस एंगल पर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम थी वो असल में थीटा इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री था, और उस वक्त जो अप्लाइड वोल्टेज था वो एक्चुअली 54 वोल्ट था। तो थीटा इक्वल टू 50 डिग्री पर आपके पास जबकि जो वोल्टेज जब 54 वोल्ट था, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा हुई इस निकल के क्रिस्टल एटम से। इसका मतलब ये हुआ कि 50 डिग्री के एंगल पर और 54 वोल्टेज पर, सॉरी वोल्टेज के ऊपर मैंने डिग्री का साइन डाल दिया जो कि मुझे रिमूव कर देना चाहिए यहाँ से, उस पर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखी गई इस इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के अंदर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको गैल्वेनोमीटर के मदद से मिली। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे तो वो करंट बना रहे थे, और करंट की वजह से असल में गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आ रही थी? नीडल की डिफ्लेक्शन आ रही थी। अभी मैं आपको उसी चीज का एविडेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मैं आपके सामने ले आया हूँ इंटेंसिटी वर्सेस एक्सेलरेटिंग जो वोल्टेज है, यानी कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है उसका ग्राफ। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास स्क्वायर रूट टाइम्स वोल्टेज है, जबकि
वर्टिकल एक्सिस पर इंटेंसिटी को प्लॉट किया गया, जबकि इंटेंसिटी क्या होती है कि यहाँ पर आपके पास कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास यहाँ पर मूवेबल डिटेक्टर है इसमें जो डिटेक्ट हो रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इंटेंसिटी यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ पीक्स मिल रही हैं डिफरेंट वोल्टेजेस पर। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट टाइम्स वोल्टेज है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो 54 वोल्ट वोल्टेज था उसके ऊपर आपके पास जो आपकी ग्राफ में देख रहे हैं कि वो एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए होंगे। अब ये ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देखें हम, तो यहाँ पर एक्चुअली आपके पास 0, 5, 10, आप तो सोच रहे होंगे कि ये जो रीडिंग है ये तो एक्चुअली कहीं 7 पॉइंट समथिंग की रेंज में फॉल कर रही होगी। वो असल में इस वजह से क्योंकि जो 54 है उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ले चुका हूँ कैलकुलेटर पर, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 7.34। तो ये जो वैल्यू है असल में आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ वोल्टेज की वो असल में 7.34 है, लेकिन एक्चुअल जो वो वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है वो 54 वोल्ट है। और 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्कैटर हुए हैं और आपको सबसे ज़्यादा क्या मिल रही है, इंटेंसिटी मिल रही है। तो जो मैंने बात बताई थी ये उसका एक सबूत है, जो कि आपको ये जो चीज़ है ये असल में एक्सपेरिमेंट से हासिल हुई है। तो आज हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा।